Romanticism started in 1798 with the publication of लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, सबसे पहले 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होती हैं एंड इट वाज अ जॉइंट एडवेंचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड S.T. Coleridge. And this preface to lyrical ballads is known as Manifesto of Romanticism. It is known as Manifesto of Romanticism. मैनिफेस्टो कहा जाता है मंशूर को। मंशूर, आप जो भी नई चीज शुरू करते हैं आपका एक मंशूर होता है। तो दिस सिंपली ये भी चीज ध्यान में रखें, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिरिकल बैलेड्स एंड प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड इन 1798. इट वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, एंड इन 1801 lyrical ballads were published again with a preface by William Wordsworth. ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ फिर उसके साथ प्रेफेस भी लगा देता है, लेकिन रोमांटिसिज्म विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज सेड दैट रोमांटिसिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द क्लासिसिज्म एंड न्यू क्लासिसिज्म एंड अगस्टन एज या एज ऑफ रीजन या एज ऑफ सटायर या जो भी उसको आप कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। So it was a revolt against the neoclassicism of 18th century. How it was a revolt against the neoclassicism? Wordsworth अपनी preface to lyrical ballads में कहता है that incidents and events are selected from rural life. अब आप इस चीज को ज़हन में रखें कि उस वक़्त जब अगस्टन एज थी, इंसिडेंट एंड इवेंट्स कहां से सेलेक्ट किए जाते थे? फ्रॉम अर्बन लाइफ। आई होप यू रिमेंबर वी डिड डिस्कस दिस, दैट अगस्टन एज वाज मोस्टली कंसर्न्ड विद द थीम्स फ्रॉम अर्बन लाइफ एंड रोमांटिसिज्म इज फ्रॉम रूरल लाइफ. So the very first thing, incident and events from their themes from rural life. Mostly जो थीम है इन पोएम्स का वो नेचर आपको नजर आएगी. इसी तरह लैंग्वेज, एंड वर्ड्सवर्थ की इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, दैट रोमांटिसिज्म विल यूज द लैंग्वेज that is used by ordinary men. उसका ये वर्ड बड़ा मशहूर है, used by ordinary men. और वो कहता है कि मैं किस लिए विलेजर्स की लैंग्वेज को यूज करता हूं, बिकॉज विलेजर्स की लैंग्वेज में आर्टिफिशियलिटी मौजूद नहीं होती. विलेजर्स की लैंग्वेज में आर्टिफिशियलिटी मौजूद नहीं होती. They live close to the nature and they speak that language. जो उनके नेचुरल होती है, जो उनके इमोशंस और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती. और ये बात एक हकीकत भी है. आप देहात के लोगों को देखें और आप शहर के लोगों को देखें, शहर के लोग आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नज़र आएंगे और देहात के लोग आपको बड़े जेन्युइन और नेचुरल नज़र आएंगे.
ऐसा है या नहीं है? मतलब आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन अब भी आप देहात और शहर के लोगों को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि देयर इज़ अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर्स एंड लैंग्वेज ऑफ द विलेजर्स एंड द सिटी ड्वेलर्स। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है? दैट दे लिव क्लोज टू नेचर and they speak the language that is very much real language of men, of ordinary men। तो लैंग्वेज के हवाले से, इंसिडेंट्स के हवाले से, और इसका जो कॉन्सेप्ट था ऑफ द पोएट कि पोएट को कैसा होना चाहिए, तो पहले जो पोएट का कॉन्सेप्ट क्लासिसिस्ट का है, ये चीज ध्यान में रखें, इसको जरूर आप याद रखें। ये आप कहीं पे भी क्लासिसिज्म को जब पढ़ेंगे और रोमांटिसिज्म को, ये रूल सेम रहेगा। क्लासिसिस्ट बिलीव दैट यू कैन बिकम अ पोएट थ्रू हार्ड वर्क। क्लासिसिस्ट बिलीव दैट वन कैन बिकम अ ग्रेट पोएट ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड लेबर। और रोमांटिक्स ये कहते हैं दैट it is a divine spark, it is a God gifted quality, one is genius and endowed with imagination। तो आप जो है वो पोएट बन सकते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएट को कहता है that poet is a common man but endowed with higher level of imagination and who has thought deep and for long। ये उसके अपने अल्फाज हैं। The poet is the one who has thought deep and for long, कि उसने डीप सोचा हुआ है, लंबे अरसे तक सोचा हुआ है, और उसके पास इमेजिनेशन की क्वालिटी मौजूद है। दिस इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट। तो यहां पे आपको वो क्लासिसिस्ट वाली बात जो ज्यादातर फोकस करती है हार्ड वर्क के ऊपर, लेबर के ऊपर, वो नजर नहीं आती। फिर हम उसकी डेफिनेशन ऑफ पोएट्री के ऊपर आते हैं। ही सेज पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब ये बात जो है वो पहली दफा पढ़ने में बड़ी हमें ऐसे अजीब सी लगती है कि इट इज स्पॉन्टेनियस। इस चीज को जरा समझें। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? कि आप एक चीज को देखते हैं, जो कुछ आपके माइंड में आता है आप वो कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर वो कहता है इट इज अ रिकलेक्शन, कि आप रिकलेक्ट करके लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? अपोजिट हो जाती हैं। एंड व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मी। ठीक है, कि वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, कि उधर से कहता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स हैं, आपने एक चीज को देखा, आपके जहन में फीलिंग्स आए और आपने उसको लिख दिया। फिर वो कहता है कि दैट टेक्स इट्स ओरिजिन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, के उसका ओरिजिन कहां पे होता है? जब आप ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट करते हैं। तो इसके हवाले से फिर उसकी जो क्रिएशन ऑफ पोएट्री है वो जवाब देती है। थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन, उसके अंदर आपको 4 फेजेस नजर आते हैं इन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन। 4 फेजेस क्या होती हैं? सबसे वो पहले कहता है दैट देयर इज ऑब्जर्वेशन। अब पहली चीज उसकी थ्योरी में है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल he looks at the object, he sees that object, and when he sees that object, उसके अंदर से जो इंप्रेशन उसके पास आते हैं वो जो स्पॉन्टेनियस उसके जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, मतलब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आपके जहन में एक ख्याल आता है, तो वो जो ख्याल आता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। वो जो ख्याल आता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन यहां पे जो क्रिएशन होगी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। वो ख्याल
जो उसने उस चीज को देख के उसके माइंड में आया है, तो उसको क्या करता है, उसको मूवमेंट होती है फ्रॉम दिस प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी चली जाती है, कि वो उसको देखता है, जो ख्याल, ये चीज ध्यान में रखें, हमारी दो मेमोरीज होती हैं, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड द अदर इज सेकेंडरी मेमोरी। तो आप कोई चीज जो होती है वो सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। तो यहां पे जब वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो रिफ्लेक्शन हुई है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, ये चीज ध्यान में रखें। और फिर वो जब उसके प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, तो वो वहां पे मौजूद रहती है और उसके अंदर काम शुरू रहता है, वो उसके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर वो एक, उसको कहा जाता है ब्रेन वर्क, जो दिमाग में उसके ऊपर वर्क कर लिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहां पे एक प्रॉपर शेप को कर लेती है, तो इट इज रिकलेक्टेड, फिर दोबारा सेकेंडरी मेमोरी से फिर प्राइमरी मेमोरी में आती है, लेकिन अब वो एक बाकायदा शेप में आती है, एक राइम स्कीम में आती है, एक मीटर में आती है, एक स्टेंजा फॉर्म में आती है, अल्फाज का आपस में ताल्लुक होता है। और रिकलेक्शन के बाद जो आखिरी फेज होता है वो क्या होता है, क्रिएशन होती है, कि वो पेज पे उसको लिख लेता है। और ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स पे, ठीक है, बड़ी अच्छी तरह वो उस पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है 10,000 saw I at a glance, कि मैं देखता हूं 10,000 डैफोडिल्स के फूल हैं, वो इधर उधर अपना टॉसिंग एंड वेविंग देयर हेड्स इन प्राइटी डांस। एंड फिर वो क्या कहता है, when often on my couch I lie, when often on my couch I lie, फिर वो उसने वो देख लिया। कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने ये जो डैफोडिल्स देखा था, और जब डैफोडिल्स पोएम लिखी है उसके अंदर बहुत सारे सालों का वक्फा है, तो उसने पहले क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन उसके माइंड में रह गई। फिर वो क्या करता है, जब वो इस डैफोडिल्स में कहता है, व्हेन एवर इन वेकेंट और पेंसिव मूड, व्हेन ऑफन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, कि जब मैं अपने बिस्तर पे सोता हूं, मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं होती, वेकेंट और पेंसिव मूड होता है, तो मैं फिर डैफोडिल्स को सोचता हूं। तो फिर वो क्या होती हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी से फिर प्राइमरी मेमोरी की तरफ आती हैं। एंड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड। और क्रिएशन कहां पे होती है, वो सॉलिट्यूड में होती है, जब उसको दोबारा रिकलेक्ट करता है और उसके बाद क्रिएशन होती है। तो आप वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन डैफोडिल्स पे एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कि चारों के चारों जितनी भी फेजेस हैं उसकी, वो सारी उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही ऑब्जर्व्स डैफोडिल्स। अब ऐसे नहीं है कि उसने डैफोडिल्स को देखा, उसके पास पेज भी था और पेन भी था, उधर ठहर के पोएम लिख दी, ऐसा नहीं है। ही सॉ दोज डैफोडिल्स, इट वाज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जैसे ही देखा उसके जहन में फीलिंग्स आ गई, फिर वही फीलिंग्स उसकी प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती हैं, वहां पे रहती हैं, डेवलप होती हैं। फिर क्या होता है, when he is in vacant or pensive mood and he lies on his couch bed, तो वो दोबारा से उसके सामने आ जाती है। फिर वो उसके बाद उसको लिख लेता है और प्रॉपर एक फॉर्म में उसको लिखता है। तो इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट टेक्स इट्स ओरिजिन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओरिजिन कब लेता है, ये चीज भी ध्यान में रखें, पूरी डेफिनेशन भी लोग आपको नहीं बताते। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब पोएट्री का ओरिजिन होता है वो क्या होता है, वो ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं जब आप बड़े अच्छे सेरीन माहौल में मौजूद होते हैं और आप उसको रिकलेक्ट करते हैं, देन यू क्रिएट इट। तो दिस वाज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन। इसको कहा जाता है वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन, कि किस तरह पोएट्री क्रिएट होती है।
and it is totally different from classical view of the creation of poetry. और ये चीज ध्यान में रखें, पोएटिक क्रिएशन के हवाले से 3-4 पोएम्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक डैफोडिल्स है, दूसरी टेड ह्यूज की थॉट फॉक्स है, कभी भी आपको टाइम मिले उसको जरूर पढ़ें, थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज। दिस इज अबाउट पोएटिक क्रिएशन। इसी तरह एक और पोएम है, शेमस हीनी की है, डिगिंग, डिगिंग बाय शेमस हीनी। ये पोएम भी पोएटिक क्रिएशन के हवाले से है कि पोएट्री किस तरह क्रिएट होती है, और इन दोनों का एक अपना अलहदा व्यू है। थॉट फॉक्स में वो क्या कहता है टेड ह्यूज के आई सिट इन द रूम and a window is open, and outside the window there is darkness everywhere, and I look into the darkness, and when I see the paper is printed, कि मैं जब बाहर देखता हूँ डार्कनेस है, उधर से जब देखता हूँ मेरा पेपर भरा हुआ होता है। इससे क्या साबित होता है कि पोएट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। पोएट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है? डार्क होता है, ठीक है। आपका कॉन्शियस, ये भी ध्यान में रखें, कॉन्शियस इज लाइट एंड अनकॉन्शियस इज डार्कनेस। और कॉन्शियस को इसलिए सन के साथ कंपेयर किया जाता है, अनकॉन्शियस को इसलिए डार्कनेस के साथ कंपेयर किया जाता है, मून के साथ कंपेयर किया जाता है ज्यादातर। तो वो क्या कहता है, आई सी आउट ऑफ माई विंडो। आउट ऑफ विंडो क्या है? डार्कनेस है। वो डार्कनेस को देख रहा है और फिर जब पेपर को देखता है तो पोएट्री लिखी हुई है। इसका मतलब है आप शायरी जानबूझ के कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ नहीं करते, आपका अनकॉन्शियस पोएट्री क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि इतने गए गुजरे शायर हैं जिनके ऊपर हम वाह वाह कर रहे होते हैं, तहजीब। इसी तरह शेमस हीनी में आप देखेंगे डिगिंग, ही सेज दैट माई फादर वॉज अ फार्मर, माई ग्रैंडफादर वॉज अ फार्मर एंड ही यूज्ड टू डिग द लैंड। और जब वो लैंड को डिग करते थे, उसमें बीज डालते थे, तो एक नई फसल वजूद में आती थी। तो वो कहता है मैं भी अपने फादर का फॉलोअर हूँ, ग्रैंडफादर का फॉलोअर हूँ, मैं भी डिगिंग कर रहा हूँ, बट द फॉर्म ऑफ डिगिंग इज डिफरेंट। दे यूज्ड टू डिग विद देयर स्पेड, स्पेड बेलचे को कहा जाता है, एंड आई एम डिगिंग विद माई पेन। They used to dig with their spade into the ground, and with my pen I am digging into the unconscious of the human beings. तो वहां पे भी क्या निकलती थी? डिगिंग के जरिए फसल आती थी, जो गंदम होती थी, आलू होते थे। आयरलैंड में, ये ध्यान में रखें, आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। आयरलैंड इज फेमस फॉर पोटैटोस। तो वहां पे अगर फसल वजूद में आती थी, यहां पे फसल क्या वजूद में आएगी? वो शायरी होगी। सो these are the few poems that are related. इसके अलावा भी बहुत सारी poems हैं, but these are 3 of the famous poems related to the act of creating poetry. तो वर्ड्सवर्थ की क्रिएशन ऑफ पोएट्री है, इसके अंदर ये इस हवाले से बात करता है द 4 phases ऑफ क्रिएटिंग पोएट्री। उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ के अपनी पोएट्री को देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑथर ही वाज। तो कमिंग टुवर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री, एक और डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की है, वो लिख लें पोएट्री के हवाले से। आई डोंट लाइक दैट डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, बट द सेकंड वन जो बहुत लेस फेमस है लेकिन बहुत अच्छी है, पोएट्री इज द ब्रेथ, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल द नॉलेज। पोएट्री इज द ब्रेथ, BREATH, and finer, FINER, and finer spirit of all the knowledge। वो कहता है पोएट्री जो है वो सांस है,
बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बॉडी है। एंड इट इज द स्पिरिट ऑफ ऑल द नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है उसके अंदर स्पिरिट ये है, बाकी सारे फिजिकल हैं। आप अगर ये सोचें कि व्हाट इज बॉडी विदाउट अ स्पिरिट, जैसे ही स्पिरिट निकलती है आपके अपने बहन भाई माँ बाप चाचे दादे पकड़ के आपको कब्र में दफना देते हैं कि भाई डालो इसको, ये खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है। इसका मतलब है विदाउट पोएट्री देयर कैन बी नो लाइफ। पोएट्री इज ब्रेथ, सांस है, आपकी सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। सो पोएट्री इज ब्रेथ एंड इट इज स्पिरिट, ये आपकी रूह है। अगर आप ह्यूमन से रूह और सांस को निकाल दें तो ह्यूमंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह लाइफ के अंदर आप पोएट्री को निकाल दें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दे आर लाइक अ डेड बॉडी। सो व्हाट इज दैट थिंग दैट गिव्स लाइफ वाइब्रेंसी, व्हाट इज दैट थिंग दैट मेक्स लाइफ अलाइव, दैट इज पोएट्री। सो पोएट्री क्या है? इट इज breath and finer spirit of all the knowledge. So William Wordsworth, coming to his poetry, the most important theme in his poetry is childhood. He celebrates childhood, whether it is prelude, whether it is ode to the intimation of immortality or any other poem, it is looked at from the perspective of a child. और अगर उसमें कोई बड़ा कैरेक्टर मौजूद भी है तो बड़ा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चाइल्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल उसकी आप पोएम देख लें, ओड टू द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, और उसकी बिगिनिंग की लाइंस देखें। ही सेज देयर वाज अ टाइम व्हेन मेडो ग्रोव एंड स्ट्रीम टू मी डिड सीम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, कि जब मैं छोटा था, हालांकि वो अब बड़ा हो चुका है जब वो पोएम लिख रहा है, लेकिन याद किसको करता है? अपने बचपने को याद करता है। देयर वाज अ टाइम when meadow grove and stream to me did seem apparelled in celestial light, कि मुझे हर एक चीज के अंदर celestial light नजर आती थी, divine spirit नजर आती थी, खुदा मुझे हर एक चीज में नजर आता था। but now it is a memory of bygone years, कि अब क्या हो चुका है, जब मैं बड़ा हूं तो मैं ना नहर के अंदर, ना समंदर के अंदर, ना माउंटेन के अंदर, ना किसी दरिया के अंदर, ना किसी सब्जाजार के अंदर खुदा की स्पिरिट को वैसे नहीं देख सकता जिस तरह मैं चाइल्डहुड में देखता था। एंड इट वाज एन एज इन विच आई वाज वेरी क्लोज टू गॉड, इन विच आई हैड डायरेक्ट कम्युनियन विद गॉड। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ चाइल्ड को क्या कहता है? चाइल्ड इज द बेस्ट फिलोसोफर एंड एन आई अमंग द ब्लाइंड। ये भी उसकी बड़ी मजे की बात है। चाइल्ड इज द बेस्ट फिलोसोफर एंड एन आई अमंग द ब्लाइंड, EYE आंख जो होती है, एन आई अमंग द ब्लाइंड। वो कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे अंधे हैं, उनमें से आंखों वाला एक बच्चा ही होता है जो खुदा को देख सकता है, खुदा के प्लान को समझ सकता है, खुदा की प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकता है। he can see God everywhere in each and every object of nature. बेस्ट फिलोसोफर के आपने फलसफा सीखना है तो बच्चे से सीखें, किसी सोक्रेटिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लेटो को, एरिस्टोटल को, ये डेरिडा वगैरह को, किसी को, मार्क्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड इज द बेस्ट फिलोसोफर। ये चीज आप वर्ड्सवर्थ में भी देखेंगे, और एक और राइटर है रोसो, उसमें भी आप ये चीज देखेंगे, जे रोसो, याक रोसो। He is of the opinion that children are born good, but they are corrupted by the society. वर्ड्सवर्थ भी यही कहता है कि बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है, he loses connection with the God due to his increasing connection with the world. जैसे ही दुनिया के अंदर उसका कनेक्शन बढ़ता जाता है, खुदा के साथ उसका कनेक्शन खत्म होता जाता है, and then he grows more and more materialistic. बच्चा क्या बनता जाता है? materialistic बनता जाता है, due to the influence of the world. तो बच्चा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर पहले बिलीव नहीं करता। उसको बिलीव कौन करवाता है? ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में कौन डालता है? इट इज़ द सोसाइटी। सो सोसाइटीज इन्फ्लुएंस जो है वो हमें खुदा से दूर ले जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें ओड टू इंटीमेशन में, उसके बाद प्रेल्यूड में देखें, उसमें भी आपको अर्ली चाइल्डहुड की सेलिब्रेशन नजर आएगी, उसकी तारीफ नजर आएगी। टिंटन एबे में देख लें, जितनी भी पोएम्स हैं
उसके अंदर आप देखेंगे कि उसको अप्रिशिएट किया गया है, चाइल्डहुड को, एंड इट इज द बेस्ट एज। और फिर वर्ड्सवर्थ कहता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये बहुत सारे दफा CSS में भी ऐसे आ चुका है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्या मतलब होता है? वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर फादर्स, जिसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। कहते हैं या नहीं कहते? सो सोसाइटी क्या करती है? इट लेज रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड, कि आपने ये कानून है, इस पे अमल करना है, इस पे अमल करना है, इस पे अमल करना है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है रूल ऑफ द फादर, कि वो ज्यादातर कानून किसने बनाए होते हैं? मर्द ने बनाए होते हैं। इसको हम रूल ऑफ द फादर कहते हैं। तो बच्चा किससे सीखता है कि तुमने कौन कौन सी चीजें दुनिया के अंदर फॉलो करनी है? बाप से सीखता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी बच्चे का बाप ना हो तो वो कहाँ से सीखेगा? तो ये लिटरल फादर नहीं है, ठीक है, ये मेटाफोरिकल फादर है कि कानून मर्द के बनाए हुए हैं, तो मर्द किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है? फादर का रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत सारे दफा ये सवाल होता है कि भाई अगर किसी का बाप नहीं है तो वो किससे सीखेगा? लेकिन बाप का मतलब लिटरल फादर नहीं है, बाप का मतलब है बाप का बनाया हुआ कानून। ठीक हो गया? फिर बच्चा बाप से सीखता है कि तुमने ये करना है, ये करना है, या बाप के बने हुए कानून को फॉलो करता है। वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि बच्चे को वो फादर का कानून फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि फादर को क्या करना चाहिए? बच्चे का कानून फॉलो करना चाहिए, जो कहता है कि हमें खुदा के नजदीक होना चाहिए, हमें करप्ट नहीं होना चाहिए, हमें सिंफुल नहीं होना चाहिए, हमें मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो चाइल्ड मस्ट बी द फादर ऑफ मैन का मतलब है that instead of following the father we must follow the child's philosophy, कि हमें उस बच्चे की फिलॉसफी को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इज इट ओके? मेरे ख्याल में मैंने उसको मुश्किल नहीं बनाया, आपके लिए आसान हो गया होगा। चले, तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा फादर ऑफ मैन होना चाहिए। कि फादर क्या सिखाता है? कानून। तो हमें कानून बच्चे वाले जब हम पढ़ेंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? फादर ऑफ मैन बन जाएगा। ठीक है? सो ही सेज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और वर्ड्सवर्थ की एक और लाइन है, मैं ही सेज, ये लिख लें, फिर इसको डिस्कस खैर आखिर में कर लेंगे। एक्शन इज मोमेंटरी, एक्शन इज मोमेंटरी, movement of a muscle, movement of a muscle, one of the wonderful lines that I have ever read, believe me. Action is momentary, movement of a muscle this way or that, but suffering is long, deep and obscure. कि जब आपको कोई गुस्सा आता है ना, और गुस्से में आप काम कर देते हैं, मतलब आपके हाथ में पिस्टल है, आपने किसी को गोली मार दी, एक्शन इज मोमेंटरी, एक सेकंड में हो जाता है। यू मूव द ट्रिगर एंड यू किल अ पर्सन। मूवमेंट ऑफ अ मसल क्या है? एक मसल आपने मूव किया, किसी को गोली मार दिया, किसी को सर में डंडा मार दिया, दूसरे बंदे की डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ मसल दिस वे और दैट, इधर से मारते हैं या उधर से मारते हैं या गोली मारते हैं, इट इज दिस वे और दैट। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जो सफरिंग्स आती हैं, बट सफरिंग इज लॉन्ग, लंबे अरसे के लिए आपको या जेल में भेज दिया जाता है, अगर जेल में नहीं भी भेज दिया जाता, उस सिन का, उस क्राइम का गम आपको खा जाता है। अगर आपके अंदर कोई
थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी और सेंस मौजूद है। एंड डीप एंड ऑब्स्क्योर, और सफरिंग इतनी ऑब्स्क्योर होती हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि सफरिंग्स आपको किस तरह अटैक कर रही हैं, आपको किस तरह वो जो है वो बाउ डाउन कर रही हैं। तो आप अगर इसको अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करें, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, वी डू समथिंग इन अ मूवमेंट एंड देन वी सफर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एक्शन इज मोमेंट्री, मूवमेंट ऑफ अ मसल दिस वे और दैट, आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सफरिंग्स होंगी आपके लिए, आपके खानदान के लिए, मरने वाले के लिए, जिसके साथ आपने गलत किया है उसके साथ, इट इज ऑलवेज वेरी लॉन्ग एंड डीप एंड ऑब्स्क्योर। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे, एक मोमेंट्री है और दूसरा क्या है, लॉन्ग है, एक सेकंड है, लेकिन उसको इसलिए कहा जाता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप एक लम्हे के अंदर, इसीलिए कहते हैं लिटरेचर बड़ा यूनिवर्सल होता है। यही चीज आप वर्ड्सवर्थ में देखेंगे, यही आप उर्दू में देखेंगे। जो गलती होती है, खता होती है, वो बड़ी मूवमेंट्स की होती है, और आप उसकी जो सजा पाते हैं, दैट इज फॉर centuries. So the next theme in Wordsworth is nature. He always appreciates nature, and he says there is divine spirit in nature. God is present in each and every object of nature. इसको क्या कहा जाता है, pantheism, that God is everywhere. तो वर्ड्सवर्थ में सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे कि इन फर्स्ट फेज ऑफ हिज पोएट्री ही वाज इंटरेस्टेड इन आउटवर्ड फिजिकल नेचर। ये चीज ध्यान में रखें कि पहले पहल वो सिर्फ नेचर के ऑब्जेक्ट्स को देखता था, नेचर की सीन्स को देखता था, नेचर के अंदर जितने भी चीजें मौजूद हैं उनके अंदर उसको इंटरेस्ट ज्यादा था कि फूल का कलर बहुत खूबसूरत है, पानी का रंग बहुत अच्छा है, आसमान के अंदर सितारे बहुत खूबसूरत हैं, चांद का चमकना बहुत खूबसूरत है। He was interested in that physical aspect of nature. And in the second phase, you will find that he became interested in the message communicated by nature and the presence of God in nature. इसलिए आप उसकी टिंटन एबे में देखें तो कहता है, there is a divine spirit that rolls everywhere. There is a divine spirit that rolls everywhere among the skies and the mountains and the rivers and all the objects of nature. और नेचर के अंदर उसको ह्यूमैनिटी नजर आती है। उसमें कहता है, और टू द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में वो कहता है, ये भी लिख लें अपने पास, a tiny flower that blows, sorry, to me, to me the meanest flower, to me the meanest flower that blows, to me the meanest flower that blows can give thoughts that often lie, L-I-E, that often lie too deep for the tears, too deep for the tears, मैंने too कहा है, T-O-O, too deep for the tears, okay, because it has the still sad music of humanity. ये भी लाइन लिख लें, still sad music of humanity, still sad music of humanity. वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे एक छोटे से फूल को देख के भी ऐसे ख्यालात आते हैं जो मुझे रोने पे मजबूर कर देते हैं। किस लिए कि मैं उसको देख के ह्यूमैनिटी के सैडनेस का म्यूजिक सुनता हूँ, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसको नेचर के अंदर खुदा भी नजर आता है, उसको नेचर के अंदर ह्यूमैनिटी की सैडनेस भी नजर आती है। So you can say that nature is everything for Wordsworth. इसीलिए वो कहता है, ये भी लिख लें,
The anchor of my favorite thoughts, the anchor of my favorite thoughts, the nurse, the guide, the guardian of all my moral being. Of all my moral being, BEING, कि मेरे लिए नेचर सब कुछ है. द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, मैं अपने जो प्योर थॉट्स हैं वो कहां से लेता हूं? वो मुझे नेचर देती है. मेरे थॉट्स नेचर से आते हैं. नर्स, कि जब भी मैं ब्रूज्ड होता हूं, वुंडेड होता हूं, मेंटली या फिजिकली, मुझे रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है? मेरी नर्स भी नेचर है. द गाइड, मैंने जितना भी रास्ता ढूंढा है, मुझे आज तक रास्ता दिखाने वाली कौन है? वो नेचर है. एंड गार्डियन, मेरे जो संभालने वाली है, मेरे माँ बाप नहीं है मुझे संभालने वाले, मुझे संभालने वाली नेचर है. गार्डियन कौन है? नेचर है. ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, के जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचर. और इसके साथ साथ जो नर्स का जो वर्ड यूज किया गया है, वर्ड्सवर्थ में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हीलिंग. दैट नेचर हैज अ हीलिंग पावर, कि जब आप नेचर की तरफ देखते हैं, उसके अंदर हीलिंग पावर है. आप देखें बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनको कहा जाता है आप नॉर्दर्न एरियाज का चक्कर लगा लें. होता है या नहीं होता? जो लोग अपने वर्क से बहुत फेडअप हो जाते हैं, उनको कहा जाता है आप नॉर्दर्न एरियाज का चक्कर लगा लें. किस लिए? बिकॉज नेचर हैज अ हीलिंग इफेक्ट ऑन द साइकी ऑफ द पीपल एंड इट रीइनविगोरेट्स योर अनकॉन्शियस. ये चीज ध्यान में रखें. इट रीइनविगोरेट्स, इसलिए हमेशा फॉरेस्ट को अनकॉन्शियस के साथ कंपेयर किया जाता है. फॉरेस्ट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द unconscious, because in unconscious there are no rules and regulations, and in forest there are no rules and regulations. And in forest the beasts are free, and in the unconscious there are so many beasts that you need to free. तो जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, नेचर के अंदर जाते हैं, तो आपके अनकॉन्शियस के बहुत सारे वो बीस्ट जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बनते हैं, दे आर गॉन. वो चले जाते हैं आपसे. एंड यू फील फ्री एंड यू फील फ्रेश. एंड द सेम थिंग इज देयर इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ. व्हेन यू रीड इट यू गेट हील्ड. आपको लगता है कि वाकई अगर आप नेचर को टाइम देते हैं, आप नेचर के अंदर रहते हैं, आप नेचर को देखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होती जाती है? विद द पैसेज ऑफ टाइम इट becomes psychologically balanced and okay. इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ के जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, one drawback is that he looks at only calm aspect of nature, कि सिर्फ काम दिखाता है, फ्यूरियस नहीं दिखाता. क्योंकि नेचर के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, कॉम भी है, बेनिवोलेंट भी है, लेकिन साथ साथ फ्यूरियस भी है. वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के अंदर नेचर का पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा शो किया गया है. फ्यूरियस एस्पेक्ट सिर्फ एक पोएम में कहीं पे आपको नजर आता है, वो मौजूद. सो कॉम एस्पेक्ट ज्यादा है, फ्यूरियस एस्पेक्ट मौजूद नहीं है. और वर्ड्सवर्थ के अंदर ह्यूमर का टच भी मौजूद नहीं है, वो आपको बहुत कम नजर आएगा. एंड ही इज मोर फिलोसॉफिकल than other romantic poets. Then coming to the next author, that is Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge was the co-founder of Romanticism with William Wordsworth, because
It was a joint adventure of Coleridge and William Wordsworth, lyrical ballads. But they separated from each other. Both गहरे दोस्त थे, इकट्ठे रोमांटिसिज्म स्टार्ट की, इकट्ठी लिखी, बट दे गॉट सेपरेटेड. एक वजह ये थी कि 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं. जब दूसरी दफ़ा 1801 में पब्लिश होती हैं तो वर्ड्सवर्थ अपना प्रेफेस साथ में डाल देता है और कॉलरेज की तरफ से कुछ भी शामिल नहीं होता. तो वो सारी की सारी फ़िलासफ़ी जो होती है वर्ड्सवर्थ की अपनी होती है, वो उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेता है. तो उसमें कॉलरेज का एक सेंटेंस के अंदर जिक्र आता है कि कॉलरेज और मैंने ये चीज़ इकट्ठे की थी, बाकी वर्ड कॉलरेज का वो कोई जिक्र नहीं करता. तो इट सीम्स कि रोमांटिसिज्म सारे का सारा वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट था, कॉलरेज का नहीं था. सो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. दे यूज्ड टू लिव इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए लेक पोइट्स भी इनको कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को, कॉलरेज को, एंड रॉबर्ट सदे या साउदे भी उसको पढ़ा जाता है. सदे और साउदे, दे यूज्ड टू लिव इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. और आप लेक डिस्ट्रिक्ट को कभी इंटरनेट पे जाके देख लें, बिलीव मी, उसको देख के ये लगता है कि अगर मुझे भी छोड़ दिया जाए ना लेक डिस्ट्रिक्ट में 8-10 पोएम्स तो मैं भी लिख लूँगा. Because it is so beautiful, so lush green that I think it will make you imaginative. It is wonderful. It is really beautiful. अब तो मतलब 200-300 साल बीत चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने तबाह कर दिया है जगहों को, लेकिन आज भी आप उसकी पिक्चर्स जाके लेक डिस्ट्रिक्ट की देख लें तो इट वुड अमेज यू. आपका दिल करेगा कि हम भी चले जाएं. लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरेज इज फेमस फॉर हिज सुपरनेचुरलिज्म. He is the most imaginative of all the romantics. सबसे ज़्यादा imaginative जो है, in my view, it is Samuel Taylor Coleridge. But he was destroyed by opium. ये हद दर्जे का निशई आदमी होता है, और निशई वैसे भी imaginative ज़्यादा होता है. इसी he was famous for his supernaturalism, and he produced only few poems, but they were of high imaginative quality. And another important thing related to the Coleridge, that Germany is famous for philosophy. ये चीज़ ध्यान में रखें, Germany is famous for philosophy. Coleridge went to Germany, learned philosophy, और philosophy को ब्रिटिश लोगों के सामने वर्ड्सवर्थ और ये बाकी जितने भी लोग थे उनको फिलॉसफी पढ़ाने वाला कॉलरेज था. he was the most philosophical and the most imaginative. इसके अलावा इसकी एक और क्वालिटी भी थी, मतलब ओपियम को देख लें, इमेजिनेशन को देख लें, फिलॉसफी और साथ साथ जो क्वालिटी थी, he was very talkative, बहुत ज़्यादा बोलने वाला था. इसकी मिसाल आपको मिलती है इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वेडिंग गेस्ट जा रहा है, वो कहता है मैंने शादी पे जाना है. उसको एंशिएंट मैरिनर इधर से पकड़ता है हाथ से, इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो. और वो बंदा जिसने शादी पे जाना है ये उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है, उसके बाद उसको छोड़ता है. इससे साबित क्या होता है that he was the most talkative person. That is evident in his own poems as well. आप उसको आज जाके देखें, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को उठाएं, उसको खोलें, उसको देखें, आपको पता चलेगा वेडिंग गेस्ट घर से निकलता है कि मैंने शादी पे जाना है, उसको रास्ते में एंशिएंट मैरिनर गली में बैठा वो मिल जाता है. वो कहता है किधर शादी पे जाते हो, इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो. बात जब सुनाने लगता है तो उसको कई सालों की जो है वो स्टोरी सुनाता है, फिर उसको छोड़ता है कि अब जाओ. और अब वो एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी जो वेडिंग गेस्ट सुनने वाला होता है वो क्या कहता है, ही हेल्ड मी बाय हिज ग्लिटरिंग आई. ही हेल्ड मी, उसको हाथ से ज्यादा नहीं पकड़ा हुआ होता, उसको अपनी आंखों के जरिए उसने पकड़ा होता है. ही हेल्ड मी बाय हिज ग्लिटरिंग आई. और कॉलरेज में भी ये ताकत मौजूद थी, दैट ही यूज्ड टू होल्ड पीपल विद हिज ग्लिटरिंग आई. ही यूज्ड टू टॉक
about philosophy and other subjects, and all the romantic poets used to listen to him. So, talking about his supernaturalism, one of the most important works is the Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan. कुबला खान का नाम भी यही है, एन ओपियम ड्रीम इसको कहा जाता है, एंड इट इज एन इनकम्प्लीट पोएम। कॉलरेज सोया होता है, एक ड्रीम देख रहा होता है, और फ्रेगमेंट भी, तो इसको कोई आके उठा देता है, जो ख्वाब इसने देखा हुआ होता है वो लिख लेता है, जो बाकी होता है वो रह जाता है इससे। सो सुपरनेचुरलिज्म में आप इसके देखेंगे कि कॉलरेज अपनी किताब में कहता है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इट इज़ अ बुक, ये भी एक दो दफ़ा एमसीक्यूज में आ चुका है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है। यस, it is by Samuel Taylor Coleridge. It is a work of criticism, and in that Biographia Literaria he says that it was agreed between me and Wordsworth that he would be writing about nature and I would be writing about supernatural. और ये चीज देखें, अगली जो मजे की बात है, my endeavor was to present supernatural as if they were natural, कि मैं सुपरनेचुरल की बात करूंगा लेकिन उसको दिखाऊंगा ऐसे कि लोगों को लगेगा ये नेचुरल है। एंड वर्ड्सवर्थ वुड राइट अबाउट नेचर विद अ पर्पस टू मेक नेचर लुक सुपरनेचुरल, कि वो नेचर क्या होगी, वो सुपरनेचुरल लगेगी। तो वर्ड्सवर्थ को अगर देखें, उसकी नेचर आपको वाकई सुपरनेचुरल लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टिंटन एबे में वो कहता है दैट देयर इज अ डिवाइन स्पिरिट दैट रोल्स एंड मूव्स एवरीवेयर, वो क्या है, इट बिकम्स अ सुपरनेचुरल पावर। और कॉलरेज में जब आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि वो जब सुपरनेचुरल की बात करता है वो आपको ऐसे दिखाता है, आपको लगता है कि ये चीज मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं या देख रही हूं और ये हकीकत में एग्जिस्ट करती है, इट इज नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, आप एल्बेट्रॉस को देख लें। रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एल्बेट्रॉस एक बहुत बड़ा परिंदा है, बहुत बड़ा परिंदा है। आई थिंक कोई 8 फीट तक उसके पर होते हैं, 8 फीट तक, आई थिंक 2 मीटर के उसके पर होते हैं। और इसको उतरने के लिए एक छोटी सी जगह की ज़रूरत नहीं होती, उतरने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। पहले आके अपने खुद को गिराता है, फिर संभालता है, फिर उठता है। बहुत बड़ा सारा बर्ड है ये। तो द एंशिएंट मैरिनर एंड हिज क्रू दे किल दैट एल्बेट्रॉस। एक परिंदा है, समंदर से गुजर रहे होते हैं, उस परिंदे को कत्ल कर देते हैं। अब जब परिंदे को कत्ल करते हैं तो उनका जो सुपरनेचुरल इफेक्ट है उस परिंदे का, कि उनके ऊपर सफरिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और वो जैसे उनको दिखाता है तो यकीन माने, अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ें राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को, तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि मुझे कभी किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, हो सकता है कि उसके सुपरनेचुरल इफेक्ट मुझ पे आ जाए और मेरा हाल भी एंशिएंट मैरिनर जैसा हो जाए। तो उसी तरह इसी बात पे वो कहता है दैट वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि पूरे समंदर में ये मौजूद होते हैं लेकिन पीने के लिए एक कतरा पानी का नहीं होता। एंड वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक। तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि एक सुपरनेचुरल क्वालिटी उसने इंट्रोड्यूस करा दी है, लेकिन वो लगती कैसे है, वेरी नेचुरल। इसी तरह ही टॉक्स अबाउट दैट इफेक्ट ऑफ किलिंग द एल्बेट्रॉस। आप देखें कितने लोग परिंदों को कत्ल करते हैं, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को, कितनी नस्लें इंसानों ने हंटिंग करके ख़त्म कर दी है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों आए थे, जो करोड़ों ने लाखों साल पहले की बात है, कि जब बड़े बड़े जानवर थे इस दुनिया के अंदर, उनको सबसे पहले इंसान जानवरों को खाते थे। उनकी हंटिंग कर के जब वो ख़त्म हो गए तो अब देखा कि क्या खाएंगे, देन दे केम टू एग्रीकल्चर। ये सिविलाइजेशनल फैक्ट्स हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें कि शुरू में दे यूज्ड टू हंट बिग एनिमल्स एंड दे यूज्ड टू ईट देम। जब वो बड़े बड़े एनिमल्स ख़त्म हो गए
तो फिर इन्होंने ये देखा कि अब छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो भाग भी जाते थे, निकल भी जाते थे, छुप भी जाते थे, तो इन्होंने कोई दूसरा तरीका ढूंढा। तो दूसरा तरीका क्या था? एग्रीकल्चर था, कि ये फसलें उगाएंगे और ये इस तरह करेंगे कि रहना तो है, जिंदा तो रहना है। सो ही प्रेजेंटेड सुपरनेचुरल इन अ नेचुरल वे एंड इट स्टार्टेड सीमिंग दैट देयर इज डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। ये थीम आपको लिटरेचर में बहुत नजर आएगा, लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ, कि जो जिंदा होगा वो आपको मुर्दा नजर आएगा और जो मुर्दा होगा उसमें जिंदा वाली क्वालिटीज मौजूद होंगी। ऑल्दो वो जो बर्ड होता है एल्बेट्रॉस, वो कत्ल हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसका जो असर होता है कि ऐसे लगता है कि एल्बेट्रॉस अभी तक जिंदा है वो और उनसे बदला ले रही है। और जो जिंदा लोग होते हैं जो उस शिप के ऊपर बैठे होते हैं, ऑल्दो दे वर अलाइव, लेकिन उनकी हालत कैसे होती है कि जैसे वो मरे हुए हैं। इसको कॉलरेज की पोएट्री के अंदर कहा जाता है लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ, कि जो लाइफ है, लोग जो क्रू के अंदर हैं वो हालांकि जिंदा हैं, लेकिन वो लगते क्या हैं, उनकी हालत किसकी तरह है? मुर्दों की तरह है। और जो मर चुकी है एल्बेट्रॉस, उसकी कंडीशन किस जैसी है? उसकी जिंदा है, शी इज हॉवरिंग एवरीवेयर, उसका इन्फ्लुएंस है, वो उन सबको रास्ते से भी भटका रही है, उनकी सफरिंग भी बढ़ा रही है, एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग। आखिर में वो जो उसका लेसन है, कॉलरेज वाज मॉरलिस्ट एज वेल, तो आखिर में उसकी जो लाइंस हैं बहुत अच्छी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोमांटिक्स जो थे वो अपने दौर से बहुत आगे थे। तो कहता है द वन हु लिव्ड वेल प्रेड वेल, कि आप अच्छी इबादत तब कर सकते हैं जब आप चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, सिर्फ इंसान से मोहब्बत ना करें, बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, सबसे मोहब्बत होनी चाहिए आपको। ही प्रेड वेल हु लव्ड वेल, कि आप अच्छी इबादत तब कर सकते हैं जब आप मोहब्बत करते हैं। अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है तो आपकी इबादत का कोई फायदा नहीं है, एंड इट इज अ रियलिटी। ही प्रेड वेल हु लव्ड वेल, और लव सिर्फ आपने इंसानों से नहीं करना, बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट एंड ऑल, कि जो कुछ भी है आपने सब, ये रोमांटिक स्पिरिट है। आप अगस्टन में एज में देखेंगे, वो कहते हैं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स, इंसान के गिर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। रोमांटिक्स कहते हैं नहीं, सिर्फ इंसान नहीं है, आपके इर्द गिर्द जितने भी जानवर हैं, दरख्त हैं, नेचर है, कीड़े मकोड़े जो कुछ भी हैं, यू आर सपोज टू लव देम। इस पे इंडियनिज्म और बुद्धिज्म में बहुत अच्छा एक एलिमेंट मौजूद है। इस पे एक पोएम है वसुधैवा कुटुंबकम, अब कभी आपको टाइम मिलता है तो उसको जरूर पढ़ें। वसु जो सारे ऑर्गेनिज्म से लव करने वाला रिलीजन है वो एक बुद्धिज्म है और दूसरा जैनिज्म है। ये चीज जहन में रखें, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इसके अलावा जो है वो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को कहा जाता है फर्स्ट एनवायरमेंटल रिलीजन, जिसने एनवायरनमेंट के हर एक चीज का एहतराम किया है। बुद्धा भी है, इवन बुद्धिज्म में किसी चींटी को नुकसान पहुंचाना भी शामिल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखें। और खाने के लिए भी ये अलाउ नहीं करते कि आप किसी जानवर को कत्ल करें। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। He prayed well who loved well, both man, bird and beast. Coleridge is also famous for writing ballads. ये चीज ध्यान में रखें। और ज्यादातर पूछा जाता है कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ बैलेड और अ लिरिक। वो तो अब बता दिए ना, मैंने लिख भी दिया है
क्या फर्क होता है बैलेड और लिरिक में? बैलेड इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड लिरिक इज सब्जेक्टिव. इन बैलेड वी यूज third person pronoun, in lyric we use first person pronoun. Lyric is mostly short and ballad is long as well. Yes, lyric is full of emotions and passions. So Coleridge is famous for writing ballads. Ballads are those poems that tell a story. जिस तरह Rhyme of the Ancient Mariner में आपको story नजर आती है, ठीक है, it is mostly impersonal. 4 लाइन स्टेंजा और वेरिएशन भी इसमें यूज की जाती है. इसी तरह इसके एंड पे आपको एक मॉरल लेसन भी नजर आता है. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसका एक मरकजी एलिमेंट है. तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड्स. एस.टी. कॉलरिज एज अ क्रिटिक, उसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन. He divided imagination into two: primary imagination and secondary imagination. Primary imagination, according to Coleridge, is possessed by all. हम सब जो हैं, हम सब में प्राइमरी इमेजिनेशन मौजूद होती है. और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? इट इज द क्वालिटी ऑफ द फ्यू एंड द गिफ्टेड पीपल. कि प्राइमरी इमेजिनेशन हर किसी के पास मौजूद है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कुछ लोगों के पास होती है. एंड हु आर दोज पीपल? दे आर प्रॉफिट्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर राइटर्स, दे आर फिलोसफर्स, दे आर बियोलॉजिस्ट, दे आर बोटानिस्ट, दे आर zoologists, दे आर फिजिसिस्ट, दे आर केमिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कि जो भी लोग अपने दौर में रहते हुए लोगों से आगे की सोच रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सब इस दौर में रह रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो हमसे आगे की सोच रहे होते हैं. जो बियोलॉजिस्ट हैं वो कोरोना की भी दवाई ईजाद कर लेते हैं, हर एक चीज की कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते. तो उनके पास कौन सी चीज होती है? दैट सेकेंडरी इमेजिनेशन. पोएट के पास क्या होती है? सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है. सो एवरी क्रिएटर who is creating something new and out of the box, that person possesses secondary imagination. And it is said that the world exists and world progresses because of the imaginative people. And if we reduce imaginative people from the history, then we would have been living in the caves. उसी वक्त जो जैसे caves में हमारे आबाओ अजदाद रहते थे, हम भी वहीं पे स्टोन एज के अंदर या उससे भी पहले की एज के अंदर वैसे ही रह रहे होते. सो ऑल द डेवलपमेंट इज द वर्क ऑफ द इमेजिनेटिव पीपल. जो कुछ भी है, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टाइम. आप उन भाइयों को देखें ना जिन्होंने जहाज बनाया था, तो उनको लोग कहते थे कि आपका दिमाग खराब है कि कोई इंसान भी हवा में उड़ सकता है. लेकिन उनकी वो क्या चीज़ थी? दे वर इमेजिनेटिव. दे थॉट and they thought deep and for long, and then they were able to do that. और आजकल सारे लोग जो हैं वो उड़ रहे हैं, पहले इस पे कोई यकीन भी नहीं करता था. So primary imagination is common to all human beings. उसमें आप सोच सकते हैं कल क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ये इमेजिनेशन है, ठीक है. और सेकेंडरी इमेजिनेशन वो है जो राइटर्स, क्रिएटर्स के पास, उनके पास मौजूद होती है. So then he divides or differentiates between imagination and fancy. अब पहले, कॉलरिज से पहले, या तो यह समझा जाता था कि फैंसी और इमेजिनेशन एक चीज है, या यह समझा जाता था फैंसी इज सुपीरियर पावर एंड इमेजिनेशन इज इंफीरियर पावर. ये दो व्यूज थे. बट कॉलरिज वाज ऑफ द ओपिनियन दैट फैंसी is not a creative power like imagination. फैंसी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, बड़ी मैं आम से मिसाल दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टूड आइडिया है. उसको फिर आप ये ना समझे कि बड़ी घिसी पिटी आपने एग्जाम्पल दी है. आई एम सॉरी इन एडवांस. कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आप
इन सारी चीज़ों को, एक गिलास है, ये डस्टर है, ये मोबाइल है, ये पेन है, इनको मिला के रख दें, तो आपने इन सारी चीज़ों को मिला के एक मोज़ेक बना दिया है। लेकिन फिर आप इन सारी चीज़ों को अलग-अलग भी कर सकते हैं और इनकी इस ग्रुप के अंदर, एक मोज़ेक के अंदर अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मौजूद होगी। ठीक है, तो कहते हैं फैंसी एक ऐसी चीज़ है जो इधर से उधर से चीज़ों को मिला के कोई आप चीज़ क्रिएट करते हैं जिनका आपस में मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, वो फैंसी की प्रोडक्ट होती है। और बट इमेजिनेशन क्या है, ये ऐसे है लाइक यू आर मेकिंग अ डिश, उसमें आपने पहले प्याज डाले हैं, फिर उसके बाद मिर्चें डाली हैं, उसके बाद आपने नमक डाला है, गोश्त डाला है, सारी चीज़ें आपने एक चीज़ तैयार कर दी है। अब उसके अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज सारी चीज़ों की मौजूद हैं या वो इकट्ठी मिक्स हो चुकी हैं, दे आर मिक्स टुगेदर। तो उसके अंदर एक नई चीज़ वजूद में आती है जिसके अंदर वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो के एक प्रॉपर खूबसूरत नई चीज़ क्रिएट कर देते हैं, दैट इज इमेजिनेशन। तो इसकी मिसाल आप गालिब को ले सकते हैं, आप अच्छे अच्छे ऑथर्स को ले सकते हैं कि उनके अंदर इमेजिनेशन की क्वालिटी ऐसी है कि थॉट, आइडिया और उनकी लैंग्वेज, दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। कि आइडिया, थॉट और लैंग्वेज एक ऐसे लगता है कि इसलिए कहा जाता है लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट, कि उनका जो ख्याल था उसको लिबास भी वैसा ही पहनाया गया। यहां पे तो ना ख्याल है ना लिबास है। तो इट वाज हिज ओपिनियन दैट इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव पावर that mixes things in such a way that individual things lose their individual identity and you find a new whole. ठीक है, this is the basic difference between fancy and imagination. बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये एक और काम भी करता है कि वर्ड्सवर्थ की शायरी को क्रिटिसाइज करता है कि वर्ड्सवर्थ की शायरी के अंदर वो कहता है उसके सारे के सारे थीम्स जो हैं वो रूरल एरिया से नहीं है। वो कुछ पोएम्स के नाम बताता है, माइकल है, द मदर है। इसी तरह वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ का एक और जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास ज़रूर नोट करें, दैट देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री एक्सेप्ट मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। There is no essential difference between the language of prose and poetry except meter। ये वर्ड्सवर्थ कहता है। तो कॉलरेज इसको क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है कि there is an essential difference between the language of prose and poetry, कि पोएट्री और चीज़ है और प्रोज और चीज़ है। तो ये इस चीज़ में भी वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करता है दैट देयर इज एसेंशियली अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। तो दिस इज Samuel Taylor Coleridge. Then coming to the younger generation of the Romantics, first of all, John Keats. And Keats died when he was only 24. Yes, 26, sorry. He died when he was 26. और अब हम 26 के हो जाते हैं, हमें उसकी शायरी की 2 लाइन समझ नहीं आती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एजुकेशनली कितने डेवलप्ड लोग हैं, एजुकेशनली कितने आगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Keats is known as the poet of beauty, and he himself says, beauty is my religion, I can die for it. और दूसरा वो कहता है, I have loved beauty in all its forms. I have loved beauty in all its forms. जितनी फॉर्म्स में भी ब्यूटी अवेलेबल है, I love that beauty.
और कीट्स की ब्यूटी के हवाले से जो है 3 फेजेस हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्यूटी देयर आर 3 फेजेस। इन द फर्स्ट फेज ब्यूटी इज जॉय फॉर कीट्स। अपनी पोएम एंडीमियन में वो कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कि ब्यूटी जो है वो क्या है, ये हमेशा हमें खुशी प्रोवाइड करेगी, जॉय प्रोवाइड करेगी, एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसका जो दूसरा फेज है, ब्यूटी बिकम्स ट्रूथ, दैट beauty is truth, truth beauty, that's all ye know on the earth and all ye need to know. Beauty is truth, truth beauty, that's all ye know on the earth and all ye need to know. इसका मतलब है in the second phase beauty becomes truth. पहले क्या थी, joy है, and secondly it becomes truth, and in third phase beauty becomes might. In Hyperion, Keats says, the first in the beauty should be first in the might. जिसके पास ब्यूटी है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए. The first in the beauty should be first in the might. It is in Hyperion. So you will find this thing in the life of Keats. Sorry, in the poetry of Keats. Although यहाँ पे आप वेरिएशन देखें और उसकी ग्रेटनेस देखें, that all his life was full of sufferings and problems. Everywhere there was death and decay, tuberculosis that killed his father and mother and brother and all his nears and dears, और खुद भी टीबी की वजह से 26 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है. And still he wrote about beauty. Even कि उसकी लाइफ में हर तरफ अगलीनेस है, लेकिन फिर भी लिखता किस चीज के बारे में है, ब्यूटी के बारे में है. उसकी आप ओड टू ऑटम देख लें, ओड टू नाइटिंगेल देख लें, ओड टू जितनी भी ओड्स हैं उसकी सारी की सारी, जब आप उसको देखेंगे आपको नजर आएगा दैट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ ब्यूटी एंड ही वाज रेडी टू डाई फॉर इट. दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं, दैट कीट्स इज नोन एज अ ग्रेशियन because he was influenced by the Greek culture and literature. उसके अंदर आप हर तरफ ग्रीक रेफरेंसेस देखेंगे. इवन उसकी जो ओड टू अ ग्रेशियन अर्न है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ विजिटिंग दैट म्यूजियम इन विच ही सा दैट ग्रेशियन अर्न, और उसके ऊपर वो पोएम लिखता है. तो सबसे बड़ी मिसाल जो उसकी ग्रीक से रेलेवेंस है, उसका कनेक्शन है, वो ओड टू ग्रेशियन अर्न है, कि उसने लिखी भी ग्रीक्स के कल्चर के ऊपर है. सेकेंडली आप उसकी पोएम्स को देखें. फॉर एग्जाम्पल आप कभी ओड टू नाइटिंगेल जरूर पढ़ लें. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड ओड टू नाइटिंगेल. उसमें आप देखें वो कहता है अबाउट द लाइफ, के लाइफ हमारी ऐसी है वेयर यूथ ग्रोज पेल. Look at that, where youth grows pale, कि आप जवान होते हैं, जवान की क्वालिटी है कि आपका चेहरा सुर्ख होगा, खून से भरा हुआ होगा, लेकिन हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे यूथ ग्रोज पेल, कि यूथ जो है वो बीमारियों से भरी है. टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, इकोनॉमी के प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम है, जॉब के प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई है. सिक्योरिटी को देख लें आप अपने इलाकों में, कि वेयर यूथ ग्रोज पेल, पालसी शेक स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और ऐसे उंगली की तरह स्पेक्टर थिन हो जाती है, फिर यूथ जो है उसकी डेथ हो जाती है. और सबसे बड़ी जो मजे की लाइन है, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो. इसको लिख लें, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो, कि जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में पहला ख्याल सारो का आता है, मुसीबत का आता है, आपको खुशी का ख्याल भी नहीं आता. ये लाइफ है हमारी. और